લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખ કાલે જાહેર થઈ શકે છે। આવતીકાલે બપોરે ચૂંટણી પંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાવા જઈ રહી છે। 3 વાગે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાશે અને લોકસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત થશે। લોકસભાની ચૂંટણીની લઈને મોટા સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણી પંચની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાવા જઈ રહી છે અને આવતીકાલે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થશે। લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને મોટા સમાચાર, મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખ આવતીકાલે જાહેર થશે। ચૂંટણી કમિશનર દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવશે। આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણી પંચ દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આવતીકાલે લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થશે। ત્યારે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જેની સૌ કોઈ રાહ જોઈ રહ્યા હતા। નેતાઓ પ્રચાર પડઘમ નેતાઓ અત્યારે ગજવી રહ્યા હતા, ત્યારે હવે લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખોને લઈને જે રાહ જોવાઈ રહી હતી, આવતીકાલે આ રાહ ખતમ થશે। 3 વાગે આવતીકાલે तारीखों जाहिर થશે। अजय यादव हमारे साथ जुड़ाયેલા છે। अजय, चुनाव की तारीखों को लेकर क्या समाचार? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खबर है जिसका पूरे देशवासियों को इंतजार था, क्योंकि अमूमन 2019 में जब 2 लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई थी तो अब तक चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, अधिसूचना जारी हो चुकी थी, लेकिन इस बार थोड़ा डिले हुआ था। और इस डिले होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो 2 चुनाव आयुक्त था उसका चयन बाकी था, जिसमें एक चुनाव आयुक्त की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया था और एक चुनाव आयुक्त जो पहले ही रिजाइन कर चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब आनन फानन में 2 चुनाव आयुक्तों के नामों का ऐलान किया गया और उसके बाद ही आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अगुवाई में जो 2 चुनाव आयुक्तों की बैठक हुई, उस बैठक में जब चुनाव 2024 आप हमारे साथ जुड़े रहे। ત્યારે આવતીકાલે 3 વાગે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થવા જઈ રહી છે। લોકસભાની ચૂંટણીની આવતીકાલે તારીખો જાહેર થશે। આવતીકાલે 3 વાગે ચૂંટણી પંચની એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાવા જઈ રહી છે અને આ પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થશે। છેલ્લા કેટલાય સમયથી ચર્ચાઈ રહ્યું હતું ચૂંટણીની તારીખો ક્યારે જાહેર થશે, રાહ જોવાઈ રહી હતી અને હવે આ ઇંતજાર ખતમ થશે। અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાયેલા છે। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि 2019 में अब तक चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, अधिसूचना जारी हो चुकी थी और चुनाव की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला चूंकि अटका हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कल इसकी बैठक हुई, 2 चुनाव आयुक्तों का ऐलान किया गया और आज तुरंत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक की गई। न सिर्फ लोकसभा चुनाव की समीक्षा की गई, बल्कि लोकसभा चुनाव कब कराए जाए उस पर भी मंथन किया गया। हालांकि पहले ही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद और आज मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है कि कल दोपहर 3 बजे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2024 की चुनाव की जो तारीख का जो ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ कई विधानसभाएं हैं जिसमें माना जा रहा है कि 3 विधानसभा ऐसी हैं जिनकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, उसमें एक अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही यह बैठक खत्म हुई और इसी बैठक में यह फैसला लिया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो अनाउंसमेंट है कल दोपहर 3 बजे किया जाएगा। और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी विज्ञान हॉल या किसी हॉल में नहीं होगी, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल अजय, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या संभावनाएं अभी दिख रही है, कितने पड़ाव में चुनाव हो सकता है, क्या चर्चा है? देखिए, पड़ाव की अगर बात करें तो 2-3 ऐसे स्टेट हैं जो काफी संवेदनशील माने जाते हैं। उसमें एक उत्तर प्रदेश है, एक पश्चिम बंगाल है और खास करके नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं, जबकि पश्चिम भारत के जो स्टेट हैं वो काफी पीसफुल माने जाते हैं। और माना जा रहा है कि 1 या 2 फेज में जो पश्चिम भारत के जो स्टेट हैं वहां पर जो लोकसभा के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक सबसे बड़ा जो देश का राज्य है जहां पे 80 लोकसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश, वहां पर 7 से 8
चरणों में हो सकता है कि 9 चरणों में भी लोकसभा चुनाव कराए जाएं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल काफी सेंसिटिव इलाका है और हर बार जब वहां पर विधानसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है तो काफी फेजेस से वहां पर विधानसभा या लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। तो दूसरा स्टेट है पश्चिम बंगाल, जहां पर कई चरणों में माना जा रहा है कि वहां भी 5 से 6 चरण हो सकता है, 7 से 8 चरण में लोकसभा के चुनाव कराए जाएं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जिसमें एक मणिपुर जो राज्य है वो फिलहाल हिंसा से अभी दहक रहा है और वहां अभी भी शांति बहाली नहीं हुई है। तो माना जा रहा है कि मणिपुर में भी कई चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं। बाकी के राज्य जो अमूमन 2019, 2014 या 14 या उसके पहले जिस तरह से लोकसभा चुनाव कराए गए थे उसी तरह से सामान्य तरीके से कराए जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मणिपुर, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कई चरणों में चुनाव होंगे। खास करके उत्तर प्रदेश में 7 से लेकर 9 चरणों में लोकसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह से कई चरणों में चुनाव हो सकते हैं। जी बिल्कुल अजय, और जिस प्रकार से गुजरात की अगर बात की जाए, गुजरात के लिए क्या संभावनाएं दिख रही है? देखिए, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात देश के पीसफुल राज्यों में आता है। हिंसा की अमूमन वहां पे घटनाएं नहीं देखने को मिलती हैं और अमूमन 1 फेज में या 2 फेज में मैक्सिमम वहां पे विधानसभा चुनाव भी कराए जाते हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव भी जो है हो सकता है कि 1 या 2 चरणों में ही हो। तो इसलिए गुजरात को लेकर किसी तरह का टेंशन नहीं है। हालांकि इसके पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम सारे राज्य जो थे वहां पर जाकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया। उसमें जो मुख्य सेंसिटिव जो राज्य है उसमें मुख्य रूप से बात करते हैं तो 3-4 ऐसे स्टेट हैं जो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश एक हो सकता है, बिहार हो सकता है, पश्चिम बंगाल हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो सकते हैं और जम्मू एंड कश्मीर, जहां क्योंकि वहां पे यूनियन टेरिटरी में उसको बदला गया है। काफी पीसफुल अभी स्थिति है, लेकिन लोकसभा चुनाव कराना वहां भी काफी चैलेंजिंग काम है। वहां पे बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो होता है। लेकिन गुजरात जैसा राज्य काफी पीसफुल राज्य माना जाता है, वहां किसी तरह की चुनौती नहीं है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वहां भी जाकर के चुनाव की जो समीक्षा वो की गई है। चुनाव की समीक्षा पूरी हो चुकी है। अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था जहां पर चुनाव की समीक्षा की गई और वहीं से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि चुनाव आयोग जो है किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या चर्चा रही है? देखिए, ये मीटिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो 2 चुनाव आयुक्त हैं जिनके साथ रह करके पूरे इलेक्शन का जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है, जिसमें एक इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने हाल फिलहाल में रिजाइन किया था और एक जो इलेक्शन कमिश्नर थे, जो चुनाव आयुक्त थे, वो पहले ही रिटायर्ड हो चुके थे। तो 2-2 पद खाली थे। एक किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जो है 2 साथ में चुनाव आयुक्त होते हैं, उन्हीं के साथ रह करके पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है। तो बिना चुनाव आयुक्त के इसको पूरा कराना संभव नहीं था और इसी बात को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये पूरी बैठक हुई और खास करके उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इन 2 नामों पर सहमति बनी और उसके बाद राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद सीधे जो है आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक की, उस बैठक में जो है न सिर्फ चुनाव की जो तैयारियों की समीक्षा की गई बल्कि कब चुनाव का डेट अनाउंसमेंट किया जाए उसका भी मंथन हुआ। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस नतीजे पर पहुंचा है कि कल 3 बजे न सिर्फ लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी बल्कि विधानसभा चुनाव के भी, जिसमें कई राज्य हैं, उसकी घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल, और अजय, जिस प्रकार से देखा जाए लोकसभा 2024 का ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज बीजेपी की अगर बात करें तो उनको तीसरी टर्म के लिए वो तैयारियां कर रहे हैं और सामने इंडी गठबंधन है। दोनों पार्टियों, एक गठबंधन और बीजेपी दोनों की ओर से किस प्रकार के अगर कल तारीख डिक्लेयर होती है तो किस प्रकार का चुनावी रण मैदान देखने मिलेगा? देखिए, काफी रोमांचक होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि
कम से कम 370 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी जीते। और 370 का टारगेट इसलिए रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर से कलम 370 को हटाया गया और इसे भारतीय जनता पार्टी अपने उस वादे को जोड़ करके दिखाना चाहती है कि जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बलिदान हुए थे इसी धारा 370 को हटाने को लेकर के, तो एक तरह से उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी तरह के नारे के साथ 370 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए खुद रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 का लक्ष्य रखा है। वहीं अपोजिशन पार्टी की अगर बात करें तो अपोजिशन पार्टी में इंडिया गठबंधन के बैनर तले कई सारे विरोधी दल जो है, जिसमें रीजनल फोर्सेस है, उसके साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो केंद्र की मौजूदा सरकार है उसको चुनौती देना चाहती है। लेकिन इसमें कई तरह के पेच सीधे सीधे तौर पे दिखाई दिए कि जैसे जैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर के फिलहाल अभी मुंबई की तरफ चल रही है, उसमें जैसे जैसे जिस स्टेट से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी वहां से जो उनकी रीजनल फोर्सेस है जो उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं, वो सारे लोग उनका साथ छोड़ते चले गए। फिलहाल अभी की अगर बात करें तो उसमें न सिर्फ समाजवादी पार्टी है, सीपीएम है और आम आदमी पार्टी है, खुद कांग्रेस पार्टी है और साउथ इंडिया की जो पॉलिटिकल रीजनल फोर्सेस है जिसमें डीएमके है, ये तमाम सारे घटक दलों के साथ इंडी गठबंधन कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र की भाजपा सरकार या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल टारगेट काफी बड़ा रखा हुआ है और ऐसे में देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एनडीए की तरफ से 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया जा रहा है वो वास्तव में हकीकत में हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 370 से ज्यादा जो लोकसभा सीटें जीतेगी और पूरा एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा जीतेगा। तो देखना यह होगा कि सबकी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री का तूफानी दौरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट चल रहा है। आज भी जो है दक्षिण के राज्यों की तरफ जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम सारी रैलियां रखी गई हैं। प्रधानमंत्री एक एक दिन में 4 रैली कर रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मुंबई में फिलहाल वो महाराष्ट्र में उनका दौरा चल रहा है, 17 तारीख को उसका समापन है। तो देखना यह होगा कि जनता किसके पाले की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कम से कम 370 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी जीते। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहे। ત્યારે લોકસભા ચૂંટણીને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, આવતીકાલે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થઈ શકે છે। ત્યારે ન્યૂઝરૂમથી અમારી સાથે આઉટપુટ હેડ મનીષ પુરોહિત જોડાયેલા છે। મનીષ, ચૂંટણીની તારીખોને લઈને સમાચાર આવી રહ્યા છે, આવતીકાલે તારીખો જાહેર થઈ શકે છે। પાર્ટીઓ જે છે, રાજકીય પક્ષો છે, તેમણે પ્રચાર તો ક્યારનો શરૂ કરી દીધો છે, પરંતુ હવે આવતીકાલે જ્યારે તારીખો ઔપચારિક રીતે જ્યારે જાહેર કરી દેવામાં આવશે, ચૂંટણીનું રણ કેટલું રોમાંચક બની શકે? ખાસ કરીને કોઈ આ વખતની ચૂંટણીમાં કોઈ રેકોર્ડ બનાવવા મેદાને છે તો કોઈ પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવા માટે મેદાને છે, કારણ કે બંને તરફથી જે છે એ પોતપોતાના દાવાઓ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ જનતાનો આધાર છે, જનતાનો મત છે, જે ગમે તે ઘડીએ ગમે તે બાજુ જતો હોય છે। પરંતુ જે અત્યારે ફ્લેવર ચાલી રહ્યો છે, જે વાતાવરણ ચાલી રહ્યું છે, એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એનડીએનું જે ગઠબંધન છે તે 400 પારના નારા સાથે આ વખતે મેદાને છે। કોંગ્રેસ પણ આ વખતે ગઠબંધન સાથે, ઇન્ડી ગઠબંધન સાથે અલગ અલગ સાથી દળોને સાથે લઈને ચાલવાની કોશિશ કરી રહી છે, પરંતુ આ બધાની વચ્ચે ગુજરાતમાં પણ આ વખતનો ચૂંટણીનો જંગ જે છે થોડો રોમાંચક બનતો લાગી રહ્યો છે, કારણ કે ગત 2 લોકસભાની ચૂંટણીમાં આપણે જે પરિણામો જોયા હતા એના પરથી એવું લાગતું હતું કે આ વખતે પરિસ્થિતિ અલગ છે, કારણ કે વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામો બાદ ગુજરાતની રાજનીતિના સમીકરણો બિલકુલ બદલાયેલા નજરે આવી રહ્યા છે। કિન્નરી, અને આ બધાની વચ્ચે જ્યારે ગુજરાતમાં 26 બેઠકોનો જંગ થવાનો છે, પહેલીવાર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે 2 બેઠકો આમ આદમી પાર્ટીને આપી છે અને આ વખતે કોંગ્રેસ માત્ર 24 બેઠકો પર લડી રહી છે, પરંતુ આ બધાની વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પણ ઉમેદવારો જાહેર કર્યા છે। 22 બેઠકો પર અત્યાર સુધીમાં નામોની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે। 4 બેઠકો એવી છે કે જ્યાં ગુજડું કોકવાયેલું છે અને અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં મથામણ એની છે કે 3 સૌરાષ્ટ્રની બેઠકો બાકી છે, જેના પર કોના નામને લઈને મહોર મારવી, કારણ કે અહીંયા ઉમેદવારો ઘણા છે, દાવેદારો ઘણા છે, પરંતુ કોને પડતો મૂકવો અને કોને લઈ લેવો એ જ સૌથી મોટો કોયડો છે। આ બધાની વચ્ચે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓથી લઈને પ્રદેશના નેતાઓથી લઈને ખુદ કેન્દ્રીય નેતૃત્વ પણ ગુજરાતની વારંવાર સફર કરે છે, નેતાઓ અહીંયા દોરા કરે છે, અને એની પાછળનું કારણ એ છે કે ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીની લેબોરેટરી છે, એ પોલિટિકલ પ્રયોગશાળા છે કે જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એક પછી એક અલગ અલગ પ્રયોગો કરીને દેશમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતી હોય છે। અને આ જ વખતે જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી માથે છે ત્યારે ગુજરાતમાં ફરીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 5 લાખના ટાર્ગેટ સાથે ચૂંટણીના મેદાનમાં એક ઉમેદવારના જીતાડવા માટેનો લક્ષ્ય રાખ્યો છે। અને કિન્નરી, આ વખતે જોવાનું એ રહેશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે રીતે ઉમેદવારોને મેદાને ઉતારી રહી છે તો એમનો ટાર્ગેટ 5 લાખનો છે
બાકીની બધી જ વસ્તુઓ જે છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે ઓપરેશન લોટસથી લઈને તમામ ગતિવિધિઓ જોઈ, તમામ એ બાબતો જોઈ, રાજનીતિક નિવેદનબાજી જોઈ, પરંતુ તેમ છતાંય ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓથી લઈને મોવડી મંડળના તમામ નેતાઓ સુધી એક જ વાત લઈને મેદાને છે કે 5 લાખનો ટાર્ગેટ. કોંગ્રેસ પણ આ વખતે ગુજરાત એટલે કે ગઢ છે, ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રી મોદી અને અમિત શાહનો આ ગઢ છે, એમનું આ રાજ્ય છે અને આ ગૃહ રાજ્યમાં છેદ પાડવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહી છે. એમની રીતે જે મળે છે ઉમેદવારો, ક્યાંક દિગ્ગજો ના પાડી રહ્યા છે, ક્યારેક નવયુવાનોને મેદાને કરી રહી છે. આ તમામ ગતિવિધિઓની વચ્ચે કોંગ્રેસ જો કદાચ એકાદ બેઠક પર પણ જો ગાબડું પાડે છે તો એમના આબરૂ બચાવવાનો જે પ્રશ્ન છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક એ ફરીથી એમને આશા જાગી શકે છે અને આ એક મોટો જંગ એમના માટે 26 બેઠકોનો નથી, ખુદ કોંગ્રેસના નેતાઓ પણ કહી રહ્યા છે, પરંતુ એકાદ બેઠક પણ જો એ લોકો સારી લીડ સાથે મેદાન મારે છે તો જોવાનું રહેશે, એક રોમાંચક પરિણામો બની શકે. પરંતુ આ બધાની વચ્ચે તમામ પાર્ટીઓ અહીંયા લાગેલી છે. ચૂંટણી ગત વખતે ગુજરાતમાં 2 તબક્કાઓમાં થઈ હતી, આ વખતે પણ 2 તબક્કાઓમાં થઈ શકે છે કિન્નરી, અને 5 જે પેટા ચૂંટણીઓ છે ગુજરાતમાં એનો પણ જંગ એટલો જ રોમાંચક બનવાનો છે, કારણ કે ઓપરેશન લોટસ થકી જે 5 ધારાસભ્યો કોંગ્રેસમાંથી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ચૂંટાઈને આવ્યા હતા, એક આમ આદમી પાર્ટીને લગભગ 4 ધારાસભ્યો કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે ચૂંટાઈને આવ્યા હતા તેઓ અત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ ગયા છે. એ 5 બેઠકો ખાલી પડી છે, ત્યાં પણ કેવા સમીકરણો રચાય છે, કેવી રીતે એકબીજાની સામે ફાઇટ થાય છે એના પર સૌની નજર રહેશે. પરંતુ અત્યારે જે સૌથી મોટી વાત એ છે કે આવતીકાલથી બપોરે 3 વાગ્યાથી દેશમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં પણ ચૂંટણીનું રણસિંગું ફૂંકાઈ જશે. કિન્નરી. બિલકુલ મનીષ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો. તો આવતીકાલથી ચૂંટણીનું રણશીંગું ફૂંકાઈ જશે સમગ્ર દેશની અંદર, જ્યાં ચૂંટણીનો માહોલ સર્જાઈ ચૂક્યો છે. પ્રચાર પ્રસાર તો ક્યારનો શરૂ થઈ જ ગયો હતો. ચૂંટણીની તૈયારીઓ રાજકીય પક્ષો દ્વારા શરૂ કરી દેવામાં આવી હતી, પરંતુ આવતીકાલે ઔપચારિક રીતે ઓફિશિયલી જ્યારે તારીખો જાહેર થઈ જશે ત્યારે ચૂંટણી પ્રચાર કંઈક અલગ જ ચરમ પર જોવા મળશે.